नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी और आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की वर्ण व्यवस्था अर्थात स्वर और व्यंजनों की क्या व्यवस्था हिंदी भाषा में है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की वर्णों की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु, जिनकी वर्णों की संख्या सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है, उन्होंने वर्णों की संख्या 44 मानी है। यह मूल वर्ण है। इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन उन्होंने माने हैं। ठीक है, मुख्यतः वर्ण मतलब 44 है, 11 स्वर 33 व्यंजन, यही मूल वर्ण है। अब विकास प्रक्रिया में 8 व्यंजन हिंदी में और स्वीकार किए गए हैं। जैसे मराठी से लय आया है, ये लय जैसे लिखा हुआ है, पहले आप ध्यान से देख सकते हैं, गोला गोला हो जाता है वो। फारसी से क ख ग ज फ, ये नुक्ते के साथ नुक्ता, अर्थात उसके क के नीचे एक बिंदी, ख के नीचे ग के नीचे ज के फ जैसे बिंदी लगी हुई दिख रही है, वैसे बिंदी लगी जाती है, इसे नुक्ता नुक्ता कहते हैं। ठीक है, क ख ग ज फ, ये दरअसल उच्चारण जो उनका उर्दू है टोन उनको अच्छे से आती है, हम लोग तो कम कर नहीं पाते हैं। ये 5 हो गए। अब भ्रंश ढ़ और ढ, 2 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार ये 33 और 8 41 हो गए। 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकृत किए गए हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, श्रय, ये 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकार किए गए। इस प्रकार कुल व्यंजन हो गए 45। ठीक है, 11 स्वर, 45 व्यंजन, 11 स्वर, 2 अयोगवाह भी हैं। अयोगवाह अर्थात अंग और अह वाली जो मात्रा होती है वो सहित हिंदी में को टोटल 58 ध्वनियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो टोटल ध्वनियाँ 58 है। मूल वर्ण बात करें तो 44 ही हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। स्वर व्यंजन की बात हो गई तो स्वर कौन कौन से हैं, कैसे हैं, व्यंजन की बात हम आगे करेंगे। पहले स्वर देख लेते हैं। स्वर हैं 11। अब ये कौन कौन से हैं? अ ई उ, अ ई बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये टोटल 11 हैं। अब स्वरों के भेद देख लेते हैं। स्वरों की पहले उत्पत्ति के आधार पर इसमें 2 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर और संधि स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इसमें 4 आते हैं, अ ई उ और री। अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, फिर संधि स्वर, इसमें टोटल 7 हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन सा है? आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर में है ए ओ और औ, 4 संयुक्त स्वर हैं। चूंकि ये 2 वर्णों से मिलके बनते हैं इसलिए 2 स्वरों से मिलके बने हैं, इसलिए संयुक्त स्वर हो गया। ठीक है, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, ए आई औ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर हो गए। इस प्रकार स्वर 11 गिन लीजिए, 4 3 7 4 11। ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर था। आगे हम जाति के आधार पर देखते हैं। जाति के आधार पर सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर, अस्वर्ण स्वर या विजातीय स्वर। सवर्ण स्वर उन्हें कहते हैं जैसे अ आ ई उ, एक ही वर्ण के हैं, एक ही प्रकार के हैं। ठीक है, विजाति मतलब अ ई लिखा है तो या स्वर्ण या विजातीय स्वर हो गए, अ उ आ गया, ई उ आ गया, विजातीय हो गए। ठीक है, अब उच्चारण के काल या मान या मात्रा के आधार पर हम देखें, उच्चारण के काल मान कितना समय लगता है उसके आधार पर, मात्रा के आधार पर, तो 2 प्रकार के हैं, लघु स्वर और गुरु स्वर। लघु मतलब जो ह्रस्व वाले थे वही लघु थे, अ ई उ और री 4। गुरु वर्ण मतलब संधि वर्ण, आ ई उ, ए ओ औ, 7 वर्ण गुरु वर्ण में आएगा, लघु 4, गुरु 7। ठीक है, अब आगे विभाजन देख लेते हैं। जिह्वा के आधार पर विभाजन कि उच्चारण, वर्ण का उच्चारण जहाँ से होता है जिह्वा, उसके आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। 3 प्रकार का विभाजन किया गया है। अग्रस्वर में देखेंगे तो बड़ी ई, छोटी छोटी ई, बड़ी ए 4 हैं, ई ए। ठीक है, मध्य स्वर केवल 1 है, छोटा अ। पश्च स्वर में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ 5। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अग्रस्वर में 4, बड़ी, छोटी, बड़ी ए, मध्य स्वर में 1, छोटा अ, पश्च स्वर में बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और 5। ठीक है, ये हो गया स्वरों का विभाजन, हम देख लिया। सभी स्वर सघोष हैं, इसको हम अघोष सघोष में बात करेंगे। ठीक है, स्वरों का विभाजन हमने देख लिया।
अब आइए देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन जैसे हमने बात की थी मूल 33 हैं, फिर फारसी और निगूढ़ और मराठी वाले को मिला 41 हो जाता है, संयुक्त मिला के 45 हो जाता है। ठीक है, तो व्यंजनों के प्रकार देख लेते हैं कैसे विभाजन किया गया है। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अग्रस्वर है या पश्च स्वर नहीं है, या अभ्यात्म प्रयत्न के अलावा कितने भेद किए गए हैं, स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ये पक्का अगर भाषी व्यवस्था दी गई है तो उनमें से एक दो प्रश्न आना है। यूजीसी नेट में वर्ण व्यवस्था से एक दो प्रश्न निश्चित ही आना होता है, तो इसको जरूर अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िए और रट लीजिए सबको। व्यंजन के प्रकार देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। इसमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आएगा। 3 विभाजन किया गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक 5 वर्ग है इसमें और 25 वर्ण आते हैं। ठीक है, इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग 5 वर्ग हैं। क वर्ग में ख है अंगा 5, छ वर्ग में चश है इया, ट वर्ग में टठ है हड़ा, त वर्ग में तथ न और प वर्ग में प फ ब भ म। टोटल 25 वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्लियर। स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण, 5 वर्ग, क, च, ट, त और म। ठीक है, कैसे म तक स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन फिर य, र, ल, व 4 वर्ण है। म के बाद जो आएंगे य, र, ल, व 4 वो अंतस्थ व्यंजन है। फिर उष्म संघर्षी व्यंजन जिसमें उष्मा निकलती है, जीवा लड़ती है, उष्मा निकलती है। ठीक है, ये भी 4 है। स है 4, स है। तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और है 4 उसमें संघर्षी व्यंजन है। स आप लोगों को मालूम है ना 4 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। एक तालव्य सकार जो पहला स है, फिर घटकोण वाला ख वाला जो स है वो मूर्धन्य, और जो सामान्य स वाला है वो दंत सकार है। संस्कृत में इसका उच्चारण बड़े अच्छे तरीके से होता था अलग अलग, हम लोग तो बड़े मुश्किल से कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए पहला वाला स तालव्य है, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा दंत और है 4, ये उसमें संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कुछ भेद और भी विद्वान किए हैं, उसको भी देख लीजिए। इसमें 4 प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक अर्धस्वर, य व, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। पार्श्विक, इस ल को कहा जाता है, ल को पार्श्विक व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र को कहा गया है। ध्यान रखिए लुंठित या प्रकंपित र है, उल्टा है। पार्श्विक र, पार र कहा था उसमें ल है, लुंठित इसमें र है, ध्यान रखिएगा गलती मत हो। अनुनासिक अंगा या आड़ा मन, ये भी अभ्यंतर प्रत्यय पर भेज है। अर्धस्वर यह व, पार्श्विक ल, लुंठित प्रकंपित र और नासिक अंगा या आड़ा में न। ठीक है, अब आइए बाह्य प्रयत्न के आधार पर भेद देखते हैं। अभी तक हम अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देख रहे थे, अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर देख लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के विभाजन है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अघोष क्या है देखते हैं। इनके उच्चारण में कम कंपन के कारण आवाज़ अधिक भारी नहीं होती है, उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये वर्ण कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण और स वर्ण कौन, वही क, च, ट, त और प वर्ग 5 वर्ग बताए थे ना। तो इन 5 वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है और स तीनों स। कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय था क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स। ठीक है, ये हो गए अघोष। फिर इसके बाद सघोष, जो बचे हैं वर्ण वो सघोष में जाएंगे, घोष या सघोष बोलते हैं। इसमें क्या है उच्चारण में स्वर तंत्र में अधिक कंपन के कारण आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या आएगा प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण मतलब तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, अंतस्थ व्यंजन अर्थात यदा लव और है और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो गिन लेते हैं कौन कौन से। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण मतलब घ, घ अंगा, ज झइया, ड ढ आड़ा, द ध न, ब भ म। ठीक है, फिर अंतस्थ व्यंजन यदा लव, फिर एक है और संयुक्त व्यंजन छ त गिरा और स्र। और सभी स्वर सघोष, हमने स्वरों में बात किया था, सभी स्वर सघोष है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। अल्पप्राण मतलब जिनके उच्चारण में कम ऊर्जा
या श्वास का कम ऊर्जा में श्वास का घर्षण होता है, ठीक है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। प्रत्येक वर्ग कौन से? वही कैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और म वर्ग, 5 वर्ग बता दिए हमने, उन्हीं की बात हो रही। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण है। प्रथम, तृतीय, पंचम मतलब क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, आड़ा, त, द, न, प, ब, म। 5 वर्ण के 3 व्यंजन हो गए, प्रथम, तृतीय, पंचम। और अंतस्थ अर्थात य, द, लव, ये हो गए अल्प प्राण। अब जो व्यंजन बचे वो महाप्राण में जाएंगे। महाप्राण क्या है? इसमें ज़्यादा ऊर्जा, श्वास में वायु घर्षण होता है, बोलने में श्वास ज़्यादा निकलती, वायु घर्षण ज़्यादा होता है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? जो उसमें बचे हुए थे, अर्थात प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आएंगे, अर्थात घ और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ, स है। आप लोग बोल के देखिए महाप्राणों को। इसमें ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा श्वास वायु घर्षण होता है। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, स, ह। देखिए अल्प प्राण देखे क, एकदम उच्चारण साफ निकल रहा है, घर्षण नहीं होता है। ख, ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये हमने व्यंजन की बात कर ली, पूरा वर्गीकरण देख लिया। अब थोड़ा अयोगवाद ध्वनियों की हमने बात की थी कि अयोगवाद ध्वनियाँ भी जुड़ जाती हैं 2, लेकिन अयोगवाद ध्वनियाँ होती मूलतः 3 हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी। अनुस्वार, नासिक ध्वनि, अंग वाली, अनुनासिक नासिक ध्वनि जिसमें चंद्रबिंदु वाली। अनुसार नासिक अनुस्वार में क्या होता है? सिर्फ बिंदी होती है, और नासिक में चंद्रबिंदु होती है। विसर्ग अर्थात है के रूप में उच्चारण, डबल बिंदी जो है, ठीक है। लेकिन वर्णमाला में अनुस्वार एवं नासिक ध्वनियों को एक ही माना जाता है, बिंदु चंद्रबिंदु को एक ही माना जाता है, इसलिए अयोगवाद ध्वनियाँ केवल 2 ही बचती हैं, ठीक है। तो ये था हिंदी भाषा की हमारी वर्ण व्यवस्था। अब हम अगले वीडियो में वर्णों का जो उच्चारण स्थान है जो बाकी है उनको बताएंगे। स्वर का एक वर्गीकरण और बाकी है भी, ठीक है, जो उसमें जीवा की मतलब वृत्ति के अनुसार, ओठ की गोलाई उसके अनुसार है, विविधता विविध समृद्ध, उसकी बात भी हम कर लेंगे। और भाषा व्यवस्था में कुछ चीज़ें और छुट्टी हुई हैं, उसकी बात भी हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, 1-2 प्रश्न पक्का आना है, ठीक। धन्यवाद।